गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जीव विकास को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका आनुवंशिकता जैव विकास में से जैव विकास वाला पार्ट कट गया है। आपके 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये जैव विकास वाला पार्ट है ये कट गया है। इट मीन्स हाफ चैप्टर ही बचा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मीन्स कि एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में जो गुण आते हैं, एक पीढ़ी के गुण जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक गुण। और ये डीएनए की कॉपी से होते हैं। ये आपने 8th चैप्टर में पढ़ा था कि जीव कैसे पैदा होते हैं। उस वाले चैप्टर में आपने डीएनए की कॉपी कैसे बनती है ये सब पढ़ा था। अब हम इस आनुवंशिकता के ऊपर कुछ लॉ है, कुछ मेंडल ने जो नियम बनाए थे उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम देखते हैं कि जनन प्रक्रम में नए जीव उत्पन्न होते हैं। जनन प्रक्रम से नए जीव उत्पन्न होते हैं जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था। तो जनन के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। तो जो जनक है उसके समान होते हुए भी कुछ उसमें भिन्नताएं आ जाती है। जो नया पैदा बच्चा होता है उसमें कुछ भिन्नताओं के साथ वो पैदा होता है। अलैंगिक जनन में कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है? अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा होती हैं। अलैंगिक जनन में आपने पता है कि एक जीव 2 जीवों में बढ़ जाता है, ज़्यादा जीवों में बढ़ जाता है, तो उसमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन जो ज़्यादा संख्या में विभिन्नताएं कब आएंगी? जब लैंगिक जनन होगा, क्योंकि उसमें कुछ विभिन्नताएं मदर से और कुछ विभिन्नताएं फादर से आएंगी। जब 2 जीव लेंगे एक रिप्रोडक्शन में हिस्सा तो उसमें ज़्यादा विभिन्नताएं आती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम गन्ने के खेत में देखें तो गन्ना कलम से लगाया जाता है, तो उसी तरह का गन्ना पैदा होता है। सारे गन्ने एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन मानव और अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, मनुष्य भी और दूसरे जंतु भी, अधिकतर लैंगिक जनन होता है उनमें। तो उनको अगर हम देखते हैं तो उनमें भिन्नताएं ज़्यादा दिखाई देती है। उनमें क्या होंगी? भिन्नताएं ज़्यादा होंगी। हम भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करेंगे इसमें अध्ययन में और देखेंगे कि ये विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है और कैसे वंशानुगत होती है। वंशानुगत मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं, वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। पहला है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में विभिन्नताएं ज़्यादा आ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखें कि पूर्ववर्ती पीढ़ी की वंशानुगति संस्कृति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प जो एकदम बेस दे देता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हर एक का बेस एक जैसा होता है, आधारिक शारीरिक, उसका शरीर एक जैसा बनेगा। जैसे इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखाई देगा, जानवर है कोई जैसे घोड़ा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा, बंदर का बच्चा बंदर जैसा, एक आधारिक शारीरिक अभिलिख एक जैसा होगा। लेकिन उसमें कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी कि जो बंदर का बच्चा, दूसरा बंदर जो पैदा हुआ है वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होगा। उसमें कुछ विभिन्नताएं होंगी, लेकिन उनका जो शरीर है ना वो एक जैसा होगा। जैसे इंसान के बच्चे में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, नाक, ये सब सेम होंगे, वो दिखेगा कि इंसान जैसा, लेकिन अपने पेरेंट्स से कुछ विभिन्नताएं लेकर पैदा होगा। हम कुछ नई पीढ़ी के बारे में देखें, जैसे कि एकल जीव जनन करते हैं तो अलैंगिक जनन में द्वारा होते हैं। जब एकल जीव अलैंगिक जनन द्वारा नया जीव बनता है, यदि हम उनको देखें कि एक जीवाणु है कैसे विभाजित हो रहा है, एक जीवाणु से 2 जीवाणु बन गए। जैसे ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, एक जीवाणु से 2 जीवाणु बन गए अलैंगिक जनन से, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नता दिखाई दे रही है। देखो कलर से दिखाया इसने, ये रेड कलर, नीचे इसके पैर ग्रीन कलर के दिखा दिए, तो कुछ विभिन्नताओं के साथ पैदा हुए। फिर ये जो नई संतति पैदा हुई, जिसे हम मान लो F1 जनरेशन करें, इस F1 जनरेशन से जब ये वाला जीव ने 2 जीव बना दिए, इनमें कुछ विभिन्नताएं आ गई। जो इसमें विभिन्नता थी वो तो इसमें आ ही रही हैं, इसके अलावा कुछ नई, ये जो कुछ नई वाली भी आ गई। तो जो विभिन्नता है ना वो इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे इस जीव से ये 2 नए जीव बने, तो इनके जो पेरेंट्स में विभिन्नताएं थी वो तो दिखाई दे रही हैं, कुछ नई भी आ गई। इट मीन्स जो विभिन्नताएं हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इकट्ठी होती रहती हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं किसी भी स्पीशीज़ के लिए अच्छी होती हैं। क्या किसी स्पीशीज़ को इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो ये विभिन्नताओं के साथ जब जीव पैदा होता है वो सारे एक जैसी जिंदा रह सके ना नहीं जिंदा रह सके। किस पे डिपेंड करेगा? ये प्रकृति पे निर्भर करेगा। निश्चित रूप से नहीं, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। इन विभिन्नताओं के ना भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने वाले की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक है।
अगर कुछ ऐसे जीवाणु पैदा हुए जो उष्णता को आसानी से सहन कर ले, गर्मी को, तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ेंगे तब भी वो जिंदा रहेंगे और बाकी जीवाणु क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ऐसी विभिन्नताओं के साथ जो जीवाणु पैदा होते हैं या नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है जिसमें विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताएं उनमें अडेप्टेशन की प्रॉपर्टी पैदा कर देती है कि वो जब उनके आसपास के पर्यावरण में कोई चेंज होता है, कोई ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, कोई ज़्यादा सर्दी पड़ जाए, तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। तो ये विभिन्नताएं हैं मनुष्य को या दूसरे जानवरों को जिंदा रहने में हेल्पफुल होती हैं। अब इसमें दे रखा है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, एक लक्षण है जो 10% सदस्यों में पाया जाता है, और लक्षण भी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले पैदा हुआ होगा? जो लक्षण आगे तक पहुंच रहा है ना कि 60% जीवों में, वो लक्षण पहले पैदा हुआ होगा क्योंकि वो आगे चल तक के आया। लक्षण 20 का आंसर है क्योंकि वो पहले से सेकंड जनरेशन में गया, सेकंड से थर्ड में, ऐसे जाते जाते वो 60% जीवों में दिखाई दे रहा है। तो लक्षण भी ज़्यादा प्रभावी है और ज़्यादा जीवों में क्योंकि वो पहले पैदा हुआ है। जो लक्षण वो आगे एक्यूमुलेट इकट्ठा होता रहता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो विभिन्नता है इकट्ठी होती रहती है। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ सकता है? अगर विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहेंगी ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो स्पीशीज ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकती है क्योंकि ये विभिन्नताएं उन्हें आसपास के पर्यावरण में जो चेंज होते रहते हैं ना उसमें जीने देने में सहायक होती है। उससे उनमें वो उन विभिन्नताओं के साथ आसानी से जिंदा रह सकते हैं। जो आसपास के वातावरण में चेंज, जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ना, ज़्यादा सर्दी, उनको वो सहन करने की उनकी ताकत बढ़ जाती है। आनुवांशिकता क्या होती है? जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों का समान डिजाइन है। सबसे पहले तो जैसे ही जनन से नई पीढ़ी के बच्चे पैदा होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, उन सब का डिजाइन एक जैसा मिलेगा। जैसे इंसान के बच्चे इंसान जैसे दिखेंगे, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा दिखाई देता है, उनका जो बेसिक डिजाइन वो एक जैसा होता है। आनुवांशिकता नियम इस बात का विवरण देता है कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होते हैं, मतलब वे एक सेम डिजाइन आगे जाता है। आइए हम इन नियमों को पढ़ें। पहले वंशागत लक्षण। कुछ चेंजेज विभिन्नताएं जरूर जाएंगी। कैसे? वंशागत लक्षण मीन्स एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो कैसे जाते हैं और कैसे चेंज हो सकते हैं। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं के द्वारा हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। एक इंसान के बच्चे में वो इंसान जैसा दिखाई देता है ना, उसके 2 हाथ 2 पैर, ये आँख नाक, बिल्कुल ऐसे पता चलता है कि ये इंसान है। फिर भी वह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा नहीं होता। जैसे उसके माता पिता है ना, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होंगी, तभी आप उसे पहचान सकते हो। आप अपनी क्लास के बच्चों को देखो, सबका रूप रंग आँख नाक सब अलग होती हैं। उनके फेस देख के आप पहचान पाते हो कि ये कौन सा बच्चा है। उनके नाम फिर हम बता सकते हैं उसको देख के कि ये वाला बच्चा है। क्यों? क्योंकि जैसे इस एग्जाम्पल है, अगर हम अपने कक्षा के छात्रों के कान ही देखें, चलो उसका एक हिस्सा देखते हैं, हम पूरे मुंह को न देख कर कान देखें, तो हम उनकी कर्णपाली देखें, ईयर लोब किसे बोलते हैं? ऐसे, ये नीचे के हिस्से को बोलते हैं। तो कुछ बच्चों के तो ऐसे देखोगे आप कि उनके मुंह के साथ अटैच है, उसके फेस के साथ नीचे, और कुछ के ये फ्री है ईयर लोब। फ्री मीन्स ऐसे झूलते हुए, मतलब नीचे फेस के साथ अटैच नहीं है। तो देखो, इंसान के सेम बच्चे होते हुए भी, इंसान उनकी स्पीसीज है, फिर भी सेम बच्चे होते हुए भी उनके कानों में फ़र्क है। इसका मतलब कुछ विभिन्नताएं पैदा होती रहती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आते हुए। एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं वे कुछ विभिन्नताओं के साथ पैदा होते हैं और ये विभिन्नताएं अच्छी होती हैं। अब है लक्षणों की वंशागति के नियम। ये नियम किसने दिए थे? मेंडल। एक साइंटिस्ट हुआ है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, मेंडल। उसने लक्षण जो एक गुण है कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम दिए थे। मानव में लक्षणों की वंशागति का नियम इस बात पर आधारित है कि माता पिता, जो मानव में एक मनुष्य के बच्चे जो पैदा होते हैं, तो दोनों से आनुवांशिक पदार्थ माता से और पिता से बराबर मात्रा में स्थानांतरित होता है। किसमें? बच्चे में। माता पिता दोनों की समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। माता जितना जैसे 23 क्रोमोसोम देगी तो पिता भी 23 क्रोमोसोम बच्चे को देता है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम बच्चे में होते हैं। उसका जो जायगोट बनता है, जो युग्मक बनता है, वो युग्मनज जो बनता है माता और पिता से, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इसका गुणसूत्र जिसे बोलते हैं। इसका अर्थ है कि
प्रत्येक लक्षण, जो एक लक्षण होता है बच्चे में, पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। हर एक लक्षण माता से भी और पिता के डीएनए से, दोनों से प्रभावित होता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं। एक गुण किससे बना है? हर एक लक्षण, हर एक गुण 2 विकल्पों से मिलकर बनेगा। उनमें 2 प्रतिरूप आएंगे, एक माता से एक पिता से। उसमें से फिर वो कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावी होगा वो दिखाई देता है। कई बार पिता से मिलता होता है बच्चे के कुछ गुण, कुछ माता से, तो ज़्यादा प्रभावी वाला गुण दिखाई देता है, लेकिन आता दोनों से है। वो गुण, एक गुण माता और पिता दोनों से मिलकर बनता है। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, ये जानने के लिए मेंडल ने कुछ प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर उसने बताया कि गुण कैसे आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उसने ये डिस्कवरी एक शताब्दी 100 साल पहले की, लेकिन आज भी ये मान्य है मीन्स इसको माना जाता है इस डिस्कवरी को। तो मेंडल कौन था? मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई एक गिरजाघर में हुई थी। वह विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। लेकिन देखो, अब वो विज्ञान और गणित पढ़ा, लेकिन जब उसने जो सोचा कि मैं टीचर बन जाऊँ, अध्यापन करने है, तो उसने सर्टिफिकेट की कोशिश की, लेकिन उस परीक्षा में वो फेल हो गए। फिर भी वो वैज्ञानिक खोज करते रहे। वह अपनी मोनिस्ट्री में वापस आए तथा मटर का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। पहले भी बहुत से वैज्ञानिक मटर व अन्य जीवों पर अध्ययन करते रहे हैं, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणित के जो ज्ञान था ना, उसे विज्ञान और गणित का, वो और उसमें मिश्रित कर दिया। इससे उसको जो नई डिस्कवरी उसने खोज की कि एक पीढ़ी के गुण नेक्स्ट पीढ़ी में कैसे जाते हैं, ये सारे लक्षणों का उसने रिकॉर्ड रखा। हर एक गुण का उसने लिखा कि एक गुण दूसरे में कैसे जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इससे उसने नए वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया, कुछ नियम बनाए, उनके बारे में बताया गया है इसमें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके नियमों के बारे में मैं आपको बाद में अगले उसमें पढ़ाऊँगी।